हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का क्लास देखने के बाद सी टेट एग्जाम आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और आज के क्लास में जो बातें आप जानने वाले हैं, यह जानने के बाद सी टेट बिना किसी कोचिंग के पहली बार में घर से तैयारी करके आप बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह क्लास आप टारगेट टीचर चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपने आज से ही सी टेट की तैयारी शुरू की है और आप कंफ्यूज हैं कि तैयारी शुरू कहाँ से करना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूं, तो आप वीडियो में बने रहिए। आगे वो सब कुछ भी आप जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सी टेट के जो क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट बेस होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन को सही करने का सबसे रामबाण तरीका आप जानने वाले हैं। और उसका पहला पॉइंट है कि सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का ध्यान रखकर आपको आंसर करना है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड का, आप देख सकते हैं। तो जब भी सी टेट में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किस ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे दंड देना, याद करना, रटना, ठीक है, कंठस्थ करना, बच्चों की बातों को अस्वीकार करना, कठिन शब्द याद कराना, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल देना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बच्चे पर आपको फोकस करके उनको पढ़ाना है, समझाना है। और शिक्षक क्या होता है, शिक्षक जस्ट एक सहयोगी है बच्चों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्गदर्शक कह सकते हैं। उसके बाद परिभाषा जो है ये भी नेगेटिव शब्द है। व्याकरण के नियम याद करना ये भी नेगेटिव शब्द है। पुस्तक केंद्रित, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ये आपको दिखे कि इस ऑप्शन में पुस्तक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। ओनली, ठीक है, केवल, केवल जिस ऑप्शन में होगा केवल, वो भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूर्ण रूप से निर्भर, ठीक है, या सिर्फ, या केवल, ठीक है, या फिर कठिन। ध्यान रखिएगा कठिन जो शब्द है ये भी क्या है, नकारात्मक है। बच्चों को कठिन चीज़ें नहीं बतानी या कठिन चीज़ें ऐसा वैसा कुछ ऑप्शन में हो तो आप जान जाइएगा कि ये गलत ऑप्शन होगा। बच्चों को उनकी उनकी क्षमता के अनुसार आपको पढ़ाना है, ठीक है, ना कि कठिन या आसान पढ़ाना है। तो कठिन और आसान दोनों नेगेटिव शब्द होते हैं। चलिए, और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, सहभागिता, पुरस्कार, करके सीखना, सक्रिय छात्र, अभिव्यक्ति के अवसर, बाल केंद्रित शिक्षा, सर्वांगीण विकास, अवसर प्रदान करना, छात्रों के बातों को महत्व देना, प्रतिभाशाली शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन होते हैं सी टेट में, जिस भी ऑप्शन में बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात हो वही ऑप्शन सही होगा। और कभी भी पहला ऑप्शन पढ़कर आपको लगे कि यही सही है, सही गोला नहीं फिल कर देना है, ठीक है। आप बाकी के 3 ऑप्शन भी बिना पढ़े कभी भी सही आंसर मत दीजिएगा। हो सकता है पहला ऑप्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, दूसरा भी ठीक ठाक हो, तीसरा भी ठीक ठाक हो, लेकिन चौथा ऑप्शन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, ठीक है। तो इसलिए पूरा ऑप्शन पढ़कर ही आप आंसर करेंगे। क्या होता है सी टेट में कि 4 के चारों ऑप्शन सही होते हैं कभी कभी। तो इन चारों में जो सबसे परफेक्ट होता है उसी को आपको सही मानना होता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सी टेट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टैग वर्ड का ध्यान रखेंगे। जिस ऑप्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड होगा 99.9 या 100% चांस है कि वही आंसर सही होगा। और जिस भी ऑप्शन में नेगेटिव टैग वर्ड होगा वह कभी सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां पर नेगेटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड वाले ऑप्शन को आपको सही मानना होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी नकारात्मक उत्तर भी देना होता है। इसके बारे में सबसे आखिरी में बात करेंगे कि किस सिचुएशन में पॉजिटिव आंसर देना है और किस सिचुएशन में नेगेटिव आंसर देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वीडियो के आखिरी में भी बात करने वाले हैं उसके बारे में भी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आदर्श शिक्षक। एक आदर्श शिक्षक की तरह जो हमेशा छात्र हित सोचता है उसके तरह सोचकर आपको आंसर करना है। सी टेट एग्जाम में आपसे जस्ट ये जाना जाता है एग्जाम के थ्रू कि आपने बीएड बीटीसी किया है,
क्या आप शिक्षक बनने के योग्य हैं? क्या आप छात्रों को, स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं? क्या उनको समझते हैं? बस यही जानने की कोशिश होती है। तो इसलिए एज ए टीचर वहाँ पर अपने आप को सोच कर आपको आंसर करना है। और हमेशा छोटे बच्चों को, अगर आप प्राइमरी यूपी सी टेट दे रहे हैं तो प्राइमरी के बच्चों को आपको ध्यान में रखकर, यानी कि 5 से 10-12 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है। अगर आप अपर प्राइमरी सी टेट दे रहे हैं तो हाँ 12 साल 10 साल से बड़े बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ध्यान रखते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़कर प्रश्नों को सॉल्व करें। जब भी कोई क्वेश्चन आए आप उसमें उलझ जाएं तो उस क्वेश्चन को आप वास्तविक जीवन से जोड़कर उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे तो हमेशा सही आंसर आप पाएंगे। वास्तविक जीवन से जोड़ने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि 10 साल का कोई बच्चा है, उसको यह चीज़ या यह कार्य करने में शिक्षक असुविधा महसूस कर रहा है, या वह छात्र 10 वर्ष का जो है या नहीं सीखना चाहता है या बदमाशी कर रहा है, कुछ भी, तो आप क्या करेंगे कि 10 वर्ष का बच्चा जो आपके घर में या आसपास होगा उसको आप ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे तो फटाक से सही आंसर आपको मिल जाएगा। या आप अगर 10 साल के होते तो आपके लिए सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा होता, ये सोचकर आप आंसर करेंगे, यानी कि रियल लाइफ से जोड़कर, तो हमेशा सही आंसर आप देंगे। ठीक है। और एक चीज़ और होता है सी टेट में, वो तो तुक्का की बात हो गई, चलिए उसको आखिरी में डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आखिरी में आपको बताने वाला हूँ मैं। अगला पॉइंट है, हर हाल में, ठीक है, वही सकारात्मक उत्तर सही होगा जिसमें छात्र हित सर्वाधिक जुड़ा होगा। अब मान लीजिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो चारों ऑप्शन तो सही होगा नहीं, एक ऑप्शन सही होगा। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें सबसे अधिक बच्चे का हित जुड़ा हुआ हो। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे तीसरा में कुछ है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सभी सेम ऑप्शन है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है इसमें बाकी के तीनों भी समाहित होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए चौथा सही होता है वहाँ पे। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू पर डे 7 बजे से क्लास आपको सी टेट का मिलेगा इसी चैनल पे शाम को। ठीक है। और 7 बजे वाला क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस ईयर से हम प्रैक्टिस करना शुरू करने वाले हैं। आज भी ये क्लास 7 बजे आपको मिला, कल भी 7 बजे, पर डे 7 बजे शाम को मिलेगा। और इसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू प्रीवियस ईयर के। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिलेंगी। और मैं गारंटी देता हूँ सी टेट में जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा, 7 बजे वाले क्लास में वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, करके सीखना। जिस ऑप्शन में करके सीखने पर बल दिया जाता होगा, ठीक है, या जो ऑप्शन पढ़ के सी टेट में आप क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन और 4 ऑप्शन में से आप पढ़ रहे हैं और किसी ऑप्शन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बच्चा इसमें स्वयं करके सीख रहा है, जैसा कि जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में स्वयं करके सीखेगा बच्चा, वही ऑप्शन 100% सही होगा। चलिए, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, बच्चा खुद करके सीख रहा है चीज़ों को। करके सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, आंसर देते समय यह याद रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि कौन सा सही नहीं है, और हम पढ़ लेते हैं कौन सा सही है और हम गलत आंसर कर बैठते हैं। ठीक है। तो जब भी ऑप्शन क्वेश्चन में आए कि कौन सा सही नहीं है तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और जब भी पूछेगा कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी किसी सिचुएशन में नेगेटिव टैग वर्ड वाला आंसर सही होता है, तो जब क्वेश्चन में आए कि कौन सा सही नहीं है तो उस सिचुएशन में तो नेगेटिव टैग वर्ड जिसमें होगा वही सही आंसर होगा। ठीक है। जब पूछेगा कौन सा सही नहीं है, और जब पूछेगा कि कौन सा सही है तो हमेशा सकारात्मक आंसर आपको देना है। जब किसी मनोवैज्ञानिक थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आपको हमेशा उस मनोवैज्ञानिक के थ्योरी को ध्यान में रखकर आंसर करना है, न कि सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी मनोवैज्ञानिक के थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग के अनुसार या फिर जीन पियाजे के अनुसार, तो वहाँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड ध्यान नहीं रखना है। जैसे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पहले अवस्था में दंड और पुरस्कार, ठीक है, दंड और पुरस्कार के माध्यम से बच्चे का क्या होता है, नैतिक विकास होता है। ठीक है। दंड और पुरस्कार पर उसका नैतिकता टिका होता है। तो इस सिचुएशन में दंड शब्द आए कि बच्चा कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा सही होगा, और ऑप्शन में हो कि बच्चे इस अवस्था में बच्चों को दंड
मिलता है, या फिर दंड के डर से वो कोई कार्य करते हैं, या पुरस्कार के डर से कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर तो दंड पॉजिटिव शब्द हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर के थ्योरी का हिस्सा है। तो जब कोहलबर के थ्योरी या किसी के थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो सिर्फ उसके थ्योरी में जो बात लिखा है वही सही होगा, बाकी कोई बात सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जिस क्लास से संबंधित प्रश्न हो उसी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन में होता है कि कक्षा तीसरी का बच्चा, तो तीसरी का बच्चा यानी कि 7 से 8 साल का होगा। कक्षा पहली का बच्चा तो 5 साल के आसपास का होगा। पाँचवीं क्लास का बच्चा तो जाहिर सी बात है 10 साल से बड़ा होगा। तो उस एज को ध्यान में रखते हुए, एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। परीक्षा में गणित विषय सबसे अंत में सॉल्व करें, बस एक लाइन में मैं कहूँगा, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि क्यों ऐसा है। बस आप ये जान लीजिए कि आप किसी भी सीटेट जिन्होंने अच्छे अंकों से क्वालिफाई किया है, आप उनसे बात करेंगे तो आपको यही वो सजेशन देंगे कि गणित को सबसे आखिरी में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीटेट की आप तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो शुरुआत आपको कहाँ से करना है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो सीटेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप किताब की दुकान से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप खरीदिए और बैठ के सबसे पहले उसको सॉल्व करिए, और उन क्वेश्चन में जो कठिन शब्द आपको मिले, जैसे कि अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, ये 2 शब्द सीटेट में आते हैं। तो हो सकता है पहली बार आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो कंफ्यूज हो जाए कि अंतःवैयक्तिक क्या होता है और अंतर्वैयक्तिक क्या होता है। तो जब भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप सॉल्व करें और ऐसे कोई भी कठिन शब्द आए तो आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद गूगल से ट्रांसलेट कर कर उसका अपने अपने लैंग्वेज में उसका अर्थ जान लेना है आपको। ठीक है, तो ऐसे कठिन शब्दों को नोट करते रहना है। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करिएगा। और जो फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन हैं ईवीएस के, ईवीएस में 15 अंकों के क्वेश्चन फैक्ट बेस होते हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के कक्षा 3 से लेके 8 तक की किताबों से होते हैं। तो कक्षा 3, 4, 5 में से ईवीएस आता है, ठीक, आप ध्यान रखिएगा। और कक्षा 6, 7 और 8 से क्या आता है, एसएसटी आता है और बेसिक साइंस आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्लास 3rd to 5th ईवीएस भी पढ़ना है एनसीईआरटी का, और 6 to 8 एसएसटी और बेसिक साइंस भी पढ़ना है। ईवीएस के लिए पेपर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सीडीपी जो है, सीडीपी आप किसी भी, आपने बीटीसी, बीएड, डीएलएड, जेबीटी जो भी किया है, जो भी आपके पास आपके सेमेस्टर का किताब हो, उससे आप सीडीपी पढ़ सकते हैं, या आप बीएड इग्नू की किताब से भी सीडीपी पढ़ सकते हैं। वो आपको DSSB केबीएस में भी आगे काम आएगा, क्योंकि इग्नू बीएड की जो किताब है या एनआईओएस डीएलएड की जो किताब है वह DSSB के लिए रामबाण है, समझ लीजिए, केबीएस के लिए रामबाण है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सीटेट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या कोई भी मार्केट से आपके पास किताब हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। आपको इसी चैनल पे 7 बजे से जो क्लास मिलेगा, सीडीपी के एक एक कॉन्सेप्ट उसमें आप समझ जाएंगे गारंटी के साथ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। तो आप एक क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईवीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब रही जिनका मैथ्स वीक है, तो उनको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर में आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। उसमें से 5 से 7 टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, किसी को कितना भी कम मैथ आए वो 5-7 टॉपिक के क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे। और बाकी मैथ्स में पैडागोजी 15 अंकों का होता है। ठीक है, तो 15 अंकों के पैडागोजी पे अगर आपका पकड़ स्ट्रांग हो जाएगा तो 15 में से अगर 12 भी आ जाते हैं, और ये 5-7 जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक सीटेट में गणित के सवाल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, किसी को आ जाएगा, किसी से 10 दिन भी ट्यूशन पढ़ लेगा। तो 5-7 अंकों में से अगर 5 नंबर भी आ गए तो गणित बहुत भी कम आपको आएगा, तो 17 अंक मिनिमम आएंगे। और थोड़ा भी ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो मैथ्स में ईजिली 25+ नंबर आ जाते हैं। ठीक है, जिनका गणित थोड़ा भी ठीक ठाक है, कम से कम 17 तो आएंगे ही अगर आप पैडागोजी पे अपनी पकड़ स्ट्रांग कर लेंगे तो। और ट्यूशन भी कर सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना प्रीवियस ईयर के आधार पे। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की और इंग्लिश की और संस्कृत की, लैंग्वेज वाले पोर्शन की। तो इसके लिए क्या है, बस प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से आप पढ़िए। इसमें ग्रामर पोर्शन तो आता नहीं है, व्याकरण आता नहीं है सीटेट में। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बड़े मुश्किल से आ जाता है कभी। तो पैसेज होता है, पैसेज से आपको आंसर करना होता है, और पैडागोजी होता है हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का। तो हिंदी का पैडागोजी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो संस्कृत का पैडागोजी भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले सकते हैं सीटेट में। ठीक है, क्योंकि हिंदी पैडागोजी और संस्कृत पैडागोजी मिलता जुलता होता है।
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस ये हिंदी में लिखा होगा, ये संस्कृत में लिखा होगा, इतना सा ही अंतर होगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश अगर आपका पकड़ स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश में पेडागोजी ही आएगा और पैसेज से आंसर आपको करना होगा। कैसे पैसेज से आंसर करना है वो सब आपको 7 बजे वाले क्लास में बता दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है सी टेट की तैयारी आपको करना है तो बस आपके पास सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आंसर सहित मार्केट में आपको मिल जाएगा। उससे तैयारी शुरू करिए, उसमें जो भी कठिन शब्द मिले उसको नोट करिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो नोट करिए और उन टॉपिक को पढ़िए यूट्यूब पे बैठ के, या आपके पास जो भी नोट्स बने हों। आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं घर बैठे। 7905352723 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी टेट के लिए। ठीक है, अभी इसकी फ़ीस 250 रखी गई है जो कि बहुत ही कम है। 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम कम है, जॉब करते हैं, किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी जॉब कर रहे हैं आप, तो कम समय में तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स हैं। अगर सी टेट में आपको 100 नंबर लाने हैं कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वैसे तो जिन लोगों की सी टेट में पकड़ अच्छी है 110 120 नंबर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सी टेट में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, तो उनके लिए 100 नंबर लाना ही बड़ी बात है कि सी टेट में क्वालिफाई हो जाएंगे ठीक ठाक अंकों से। तो आप ये नोट्स ले लेंगे, मिनिमम 100 अंक आ जाएंगे अगर इन नोट्स को आप 15 दिन भी पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही, और कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड या जो मैंने आपको ट्रिक बताए उससे क्वेश्चन सही हो पाते हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सीखने का मोटिवेशन है उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, कि आपको कहीं से सीखने के लिए पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला है तो उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। दंड देकर, कट गया क्योंकि दंड देना नकारात्मक शब्द है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, तो आसान कठिन मैंने बताया नेगेटिव होता है। दूसरा और पहला और तीसरा कट गया। चौथा है यंत्रवत याद करने पर बल देकर, तो याद करना भी नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में दंड देना है जो कि नकारात्मक है, कट गया। तीसरे ऑप्शन में आसान, तो आसान या कठिन नेगेटिव होता है, कट गया। चौथे में यंत्रवत याद करना, ये भी कट गया, याद करना नेगेटिव वर्ड है, तो बचा दूसरा, यही सही हो जाएगा। अब आपको प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर, तो प्रवीणता अभिमुखी क्या होता है भले आपको ना पता हो, लेकिन 3 ऑप्शन कट गए, यही बचा, यही सही होगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है सी टेट में सही आंसर करने देने के। नेक्स्ट है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड खोजिए, उसको काटिए, जो बचेगा वही सही होगा। पहले में है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, तो याद करना क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, कट गया। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, इसको होल्ड करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है दूसरे ऑप्शन में। तीसरा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो बिना विश्लेषण किए अवलोकन करना बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिना विश्लेषण के अवलोकन हो ही नहीं सकता, ये भी कट गया। चौथा है अनुकरण, नकल और दोहराना, तो ये जो नकल करना और दोहराना ये भी नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, तो ये भी कट गया। बचा दूसरा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यानी कि कोई भी होमवर्क या कोई भी गतिविधि कोई शिक्षक बच्चों को देता है तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसका विश्लेषण क्यों करना चाहिए टीचर को, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकता है, बिल्कुल गलत, दंड देना नेगेटिव है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इसको होल्ड करते हैं। तीसरा है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। कभी भी भेदभाव नहीं करना है, अलग नहीं बैठाना है, ठीक है, हमेशा समूह में कार्य करने का मतलब जो है तरीका वही सही होगा। तो ये अलग करने की बात हो रही है, ये भी कट जाएगा। चौथा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर होता है, ठीक है, सिर्फ त्रुटि का शोधन कर देंगे यानी कि जो गलतियां हैं उसका सुधार कर देंगे तो आपको क्या लगता है कि बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? नहीं, क्योंकि त्रुटियां प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में सीखने सिखाने का अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। तो चौथा भी कट गया। बचा दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी कि आपको त्रुटियां पता होंगी बच्चों की
तभी आप उनमें सुधार कर सकते हैं और आपको पता होगा कि हमें अपने अध्यापन में क्या बदलाव करने हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत, बच्चों की ही मुख्य भूमिका होती है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल गलत, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहते बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जब क्लास 7 बजे की आप अटेंड करेंगे पर डे शाम को 7 बजे, तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीटेट आप चुटकी बजाते अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में 7 बजे की क्लास में। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।